लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। लगता है फिल्म 3 इडियट्स के इस डायलॉग को सुनकर ही आज के ज्यादातर नौजवान जो है यंगस्टर्स ने पायलट बनने की ठान ली है। देखिए, ऐसा है, हुसैन का जो लहजा है वो अक्सर चौंकाने वाला होता है। दरअसल गूगल जॉब सर्च को लेकर एक ड्रीम जॉब स्टडी हुई है, जिसके मुताबिक लोगों की पहली चॉइस है पायलट बनना। वहीं पॉपुलैरिटी के मामले में पायलट के बाद लोग राइटर बनना भी पसंद कर रहे हैं। पूजा, ज्योत्सना, इस स्टडी में भी चौंकाने वाली बात यह है कि टीचर, डॉक्टर से ज्यादा लोग डांसर और यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अच्छा, बाकी जगह से थोड़ा अलग अगर चीन की बात करें तो वहां के लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां के लोग बनना चाहते हैं डाइटिशियन। उन्हें अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल है इसका मतलब। बहरहाल, अब दुनिया में आए हैं तो जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो देखिए सबको करना ही है। लेकिन एक और स्टडी है जो काफी अलार्मिंग है, बहुत सारी चेतावनी इसमें छिपी हुई है, क्योंकि 27 शहरों में 22 लाख लोगों पर की गई इस स्टडी का सीधा सा रिश्ता आपकी सेहत से है। और सेहत ठीक रहेगी तभी तो प्लेन भी उड़ेंगे, पायलट बन पाएंगे। हुसैन, अगर इन सारी स्टडीज की बात करें तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देश में करीब 80% पुरुष और 75% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। 25 साल से कम उम्र के 84% युवाओं का हाल तो और भी बुरा है। 25 से 50 साल के बीच के 81% लोगों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। ज्योत्सना, उनमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी काफी कम है। ज्योत्सना देखो और पूजा, ये तो सीधे सीधे हेल्थ इमरजेंसी की हालात हैं। भले ही विटामिन डी की कमी सुनने में छोटी सी बात लगती हो, मामूली लगती हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन लाइफ स्टाइल से जुड़ा है, हमारे खान पान से जुड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और शरीर में विटामिन डी की कमी होने का मतलब है प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा। और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। और ये मत भूलिए कि पायलट बनने वाली उम्र भी 25 साल से कम की ही होती है, यानी इस कम उम्र में ही लोग सीधे सीधे बीमारियों के निशाने पर हैं। और इसकी फिक्र हमें है, तभी तो किसी ना किसी बहाने आपके लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश हम इस शो के जरिए करते हैं। तो चलिए, आज पेट और पेट के निचले हिस्से यानी पूरे यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी बनाने के लिए योगाभ्यास सीखते हैं, ताकि यंग एज में बढ़ रहे प्रोस्टेट और यूरिन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की परेशानियां हैं वो आपकी जिंदगी में ना आए। स्वामी जी हमें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी कहते हैं कि जो सुबह उठेगा और भागेगा वो जिंदगी में ही कामयाब होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। जो जागेगा वो भागेगा, उसको वो रोगों को भगा देगा। आज मेरे साथ हमारे इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। और पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, ये हमारे युवा सन्यासी है। और ये आज मेरे साथ इंडिया टीवी पर स्वामी जी हम इससे पहले से योग में सम्मिलित है। चलो तुम भी खड़े हो। स्वामी जी प्रमोद सावंत साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, उन्हें हमारी तरफ से भी प्रणाम कहिएगा। तो प्रमोद जी, आपको हुसैन जी की तरफ से, मीनाक्षी जी और पूरे इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और ये खास बात है, योगी मुख्यमंत्री है और खुद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। ये बीएमएस डॉक्टर बने जब हमने योग का अभियान बड़े रूप में शुरू कर दिया था, तब उस समय इन्होंने 1996 में, हम तो 93, 4, काफी मेंटेन भी करके रखा है उन्होंने खुद को। 1996 में एमबीबीएस किया। अरे मेंटेन, ये तो पूरे एकदम योद्धा मुख्यमंत्री है, योगी भी है। और जब आप दाईं तरफ देख रहे हो पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी के इधर पीछे, तो ये इन्होंने ब्लड कैंसर, क्या नाम है थारो? दुर्गा ने अपना ब्लड कैंसर और जय शालिनी ने अपना ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग कैंसर को भी ठीक किया हुआ है। और एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, सब चीजों की दिक्कत थी, उसने भी एक से एक उदाहरण है आज। तो योगिक जोगिंग के बारे पोच, ये तो रोज करने ही करने हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम यहां से शुरू करना। ताड़ासन, तो जब सुबह तेजी से चलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है स्वामी जी कि आप शुरुआत में ही
बीमारियों के भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं और सेहत के भी एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं कि देखो बीमार रहोगे तो इतना वक्त लगेगा ठीक होने में, और इनकी तरह से तमाम मेहनत करोगे, योगाभ्यास करोगे तो जिंदगी में भी कामयाब रहोगे और सेहतमंद जिंदगी मिलेगी। अच्छा स्वामी जी, जो आज का हमारा विषय है वो प्रोस्टेट से जुड़ी बातें आज हम करने वाले हैं खासतौर से। तो प्रोस्टेट की जो समस्या वो काफी पेनफुल होती है और ये परेशानी लाइफ में आए ही नहीं, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में? तो सुबह उठ करके योगिक जोगिक, अभी सूर्य नमस्कार आज प्रमोद सावंत जी, हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी हमारी तरह से रोज, और जैसे हम इंडिया टीवी पर रोज दिखाते सिखाते बताते हैं, हमारे सब्बीर हुसैन भाई भी आए हुए हैं, सब्बीर हुसैन अंसारी, एक तो हमारे हुसैन उधर है, दूसरे हमारे हुसैन इधर भी आए हुए हैं और सब योग कर रहे हैं। और ये योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, चलो सूर्य नमस्कार करते हैं आप तो सब करो। पहला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, फिर दोनों हाथ पीछे लेकर के जाओ और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ ऐसे, और फिर दाहिने पैर पर बैठो ऐसे, हाँ ऊपर देखिए, और फिर ये दाहिना पैर भी पीछे और आगे झुक जाए और फिर सामने से उठ जाए, फिर बीच से उठ जाए, फिर बाएं पैर आगे, एक एक पैर को आगे लेके आते हैं, फिर ऐसे। अब ये हमसे कपड़ा ज्यादा संभालता नहीं, इसलिए हम ऐसे ही रहते हैं। ये हमारा जो मूल ड्रेस है हम लगोटी वाले साथ हो, तो ये कपड़े तो हमने ऐसे लोक लज्जा के लिए पहन रखे हैं। ये वाला हमारा पूरा गणवेश है योग का तो सब रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें। सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसका जूस पी ले जितना हो सके। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड, सात्विक आहार जिसको हम बोलते हैं, सात्विक पूरी जीवन शैली, इसको अडॉप्ट कर ले तो कैंसर होगा नहीं। और किसी कारण से यदि कैंसर हुआ है तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। जो अधिक ना कर सके तो मैंने कहा था ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, ये और एकदम सिंपल सा है, दोनों हाथ। अच्छा, योगाभ्यास करते करते स्वामी जी जरा ये भी समझाइए सूक्ष्म है कि एक हेल्दी शरीर में, एक सेहतमंद आदमी की जिंदगी में ये प्रोस्टेट की शुरुआत कहां से हो जाती, कैसे हो जाती है, जो खुद को सेहतमंद समझ रहा है? तो प्रोस्टेट की शुरुआत ऐसे होती है, एक तो लोग ना ये प्रोस्टेट के एक्सरसाइज नहीं करते। देखो सिंपल, एक तो ये बटरफ्लाई बता रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी है प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स के लिए, और कपालभाति। प्रोस्टेट की एक्सरसाइज नहीं होती। कल मैंने कहा था बिना गति के सारी दुर्गति होती है। जो गतिशील होंगे वो प्रगतिशील होंगे, जिनमें गति होगी उनमें शक्ति होगी। एक तो प्रोस्टेट की एक्सरसाइज पूरी नहीं होती। दूसरा, जितना भी हम कचरा खाते हैं, जो भी हमारा अनहेल्दी फूड है, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस है, उसका पूरा असर माने राजसिक, तामसिक और उत्तेजक आहार का, अनहेल्दी फूड का, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार का सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र पर। तो पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर, मां बहन बेटियों को यूट्रस ओवरी का कैंसर, ये ज्यादा बढ़ने के पीछे बड़ा कारण है हमारे उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, राजसिक तामसिक आहार विचार, उससे मुक्त होना पड़ेगा। और दूसरा जो है कपालभाति, तो सिंपल प्राणायाम है ही,
और इसके साथ साथ मैं 2-3 छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं। जो कपालभाति प्राणायाम पद्मासन में बैठ के या सुखासन में या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक करके करेंगे तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ऐसे अब इसमें कपालभाति किया, अब हमारे यहाँ प्राचीन काल में हमारे डॉक्टर साहब भी महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट को पढ़े हुए हैं। चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, गोखरू का क्वात। वैसे पहले 40 साल की उम्र के बाद सब चंद्र प्रभावटी खाया करते थे। जो वज्रासन में बैठ सके वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठ के मंडूकासन कर ले। तो पहले 40 के बाद सब चंद्र प्रभावटी खाया करते थे और किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता था। थोड़ी बहुत यूरिन में रुकावट आती थी, वो दूर हो जाती थी मात्र चंद्र प्रभावटी से, गोक्षरादि गुगुल या गोखरू का पानी पीने से, जौ के आटे की रोटी खाने से, जौ का दलिया खाने से, छोटी छोटी चीजें। आजकल ये जो नैसर्गिक चीजें हैं, जितना व्यक्ति निसर्ग से प्रकृति से दूर जा रहा उतनी ही विकृतियां ज्यादा आ रही हैं। इसलिए आज हमने पूरा निसर्ग के बीच में योग रखा है। हम अपने सामने देख रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हैं, तो चारों ओर यहाँ ये गन्ना लगा हुआ है, इसके आगे सब अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और ऐसे ये जीवन पुष्प खिलता रहेगा। जो सुबह 7:56 पर हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ जाते हैं जी, योग करने में लग जाते हैं, कपालभाति करते हैं मंडूक आसन के साथ, ऐसे मुट्ठियां बांध के ऐसे खोल करके मंडूक आसन। बिल्कुल स्वामी जी। शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि आसन करवाते हैं। और बस एक बड़ी बात कह देता हूं, जिनको 20 ग्राम की बजाय 40, 50, 60, 100, 150 ग्राम तक प्रोस्टेट हो चुका था, उसको भी हमने रिवर्स किया और पीएसए लेवल जिनका 150, 200 तक जा चुका था, उनका पीएसए लेवल नॉर्मल किया। किससे? एक तो प्रोस्टोग्रिड खिलाते हैं और हमने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी से लेकर के और कितने लोग हैं जिनके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को हमने ठीक किया। उस समय चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि और विषय तेंदुकवटी ये एक ही गोली दिया करते थे हम खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडोर। आयुर्वेद में यही औषधियां पढ़ी है आपने भी डॉक्टर साहब। अब आपका जो है ना 25 साल पुराना मेडिकल का नॉलेज में उसको थोड़ा ताजा करवा रहा हो। फिर हमने अभी प्रोस्टोग्रिड बना दिया। अब ये तो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन थी और प्रोस्टोग्रिड नई मेडिसिन है। बहुत ज्यादा किसी को यूरिन बार बार आता है तो विषय तेंदुकवटी उसमें अप्रतिम लाभ करती है। अच्छा स्वामी जी, अभी आप मंडूक आसन करवा रहे थे, बहुमूत्र में, इसमें तो मुझे ख्याल आया कि प्रोस्टेट की वजह से जो है वो कई बार लोगों की किडनी तक फेल हो जाती है। तो मंडूक आसन से प्रोस्टेट को भी फायदा मिल रहा है और साथ साथ किडनी के लिए भी काम कर रही है वो तो। अच्छा स्वामी जी, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है जिसके लिए हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। धूप तो मुफ्त है, सबको फ्री में मिल जाती है और प्रमुख कारणों में से भी एक है कि टैक्स लगवाना चाहती हैं उस पे कोई? नहीं, नॉन टैक्सेबल है स्वामी जी। धूप की कमी की वजह से भी ये परेशानी शुरू होती है। तो ऐसे में लोग किस वक्त की धूप लें, कितना जरूरी है विटामिन डी, और क्या इसका कोई ऑल्टरनेट सोर्स है खाने में या किसी आयुर्वेदिक उपाय में? तो ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन और गोमुखासन यदि हो जाए तो गोमुखासन तो टेस्टिकल्स के लिए और उसके साथ साथ प्रोस्टेट के लिए, किडनी के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने धूप की बात की तो देखो आज सूर्य भी बढ़िया उगा हुआ है। हाँ, कल परसों तो थोड़ा सा कोहरा ज्यादा था। एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, एड़ी पर बैठ जाते हैं अथवा ऐसे ही पैर मोड़ के, जो पैर ऊपर ही वही हाथ ऊपर लिया
और आराम से बैठो आप, ऐसे 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 पैर मोड़ के बैठ जाओ और ऐसे करो। यस, अभी आज हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा सेशन हमारे साथ ही करने वाले हैं। ये भी भारत में ही हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब योग कर रहे हैं, ये जरूरी है। और उनको देख करके समाज भी कहता है अरे देश में तो सब बड़े लोग योग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे रजत शर्मा जी भी योग करते हैं। इंडिया टीवी के तो 99% सारे टीवी एंकर्स योग करते हैं। ये तो 5-7 हमारे सामने आ जाते हैं। अमित जी, हुसैन भाई तो हमारे रोज सन्मुख होते ही है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी, बाकी सब के सब, अनीता जी से लेकर के आदरणीय रजत शर्मा जी से लेकर के और रितु जी, सब डेली योग करते हैं। तो आपने जो कहा सूरज की धूप कभी भी ले लो, जो हम संवेद शिखर जी में थे तो पूज्य स्वामी जी बता रहे थे वहां, प्रसन्न सागर जी महाराज, कि वो दोपहर की धूप लेते थे, धूप की तरफ पीठ कर लेते थे, दूसरी तरफ मुख कर लेते थे, और वो तो दिगंबर हैं इसलिए पूरे शरीर में धूप लगती थी उनको। और आप सोचिए उन्होंने 357 दिन का उपवास किया, उसमें मात्र बीच में 60 दिन थोड़ा सा अल्पाहार लिया, मिलेट्स का सेवन किया, 30 दिन पानी का सेवन किया बहुत थोड़ी मात्रा में, और 20-30 बारी टॉयलेट और यूरिन के लिए गए। विटामिन डी, माने सूर्य से इतनी ऊर्जा मिल गई कि उनको भोजन की जरूरत बहुत कम रही। एक हीरा रत्न माणिक भाई मेरे को याद आए, आज से करीब 30 साल पहले मेरे से मिले थे वो अहमदाबाद में, और मैंने उनसे पूछा भाई तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? तो शायद उन्होंने उस समय कितने साल हो गए थे, कई वर्ष हो गए थे उनको खाना खाए, खाना खाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई तुम जीते कैसे हो? बोले 1 घंटा नंगे पैर तो चलता हूं ऐसी मिट्टी के ऊपर, जैसे यहां पर ये मिट्टी है, इस मिट्टी पर एक पूज्य स्वामी जी परमार देव जी आप चलो नंगे तो ये अच्छा स्वामी जी, पूज्य स्वामी परमार देव जी, प्रमोद सावंत जी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, चल रहे हैं ना, सीधे और उल्टे चलना चाहिए 1 घंटा, और उन्होंने हाथ को पीछे से करके जैसे पकड़ा हुआ है, थोड़ा मुश्किल काम है। राजनीति में भी बहुत कुछ इस तरीके से पकड़ना पड़ता है जो बहुत मुश्किल होता है। तो जरा उनसे भी पूछिए कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में योग के लिए कैसे वक्त निकालते हैं भाई? कैसे भाई, माई कहां गया यहां से? तो जो है आपसे पूछ रहे हैं सावंत जी कि आपने आसन भी अच्छे साधे हुए हैं, और लोग बहुत शिकायत करते हैं ना स्वामी जी, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। हाथ भी साधा हुआ है, पैर भी साधा हुआ है, राजनीति को कैसे साधते हो और योग को कैसे साधते हो, ये कभी कभी तो करते थे। आज इन्होंने सुबह मेरे साथ प्रतिज्ञा ली है कि अब प्रतिदिन करेंगे। तो आप कैसे देखते हो योग को, आयुर्वेद को? एक तो ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग का आप कैसे देखते हो? हुसैन भाई पूछ रहे हैं। मैं आज सबसे पहले इंडिया टीवी पे मुझे बाबा रामदेव जी के साथ आने का मौका मिला, इसलिए इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। ये 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए इसके योग के, और सुबह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है। टीवी चैनलों का पूरा हिस्ट्री में एक इतिहास ब्रेक कर दिया टीआरपी का भी, सुबह सुबह प्राइम टाइम हो गया। इसीलिए तो योग अपने पूरे देश और विदेश में ज़्यादा उसका अवेयरनेस आप ही के वास्ते तो हम कर सके हैं पूरे देशवासियों, और माननीय मोदी जी ने तो उसको विदेश में पहुंचा दिया 180 कंट्री से ज़्यादा। मैं योग नीति और राजनीति इसके बारे में बोलते वक्त बस इतना ही कहूँगा कि द डेली प्रैक्टिस ऑफ योग नीति मुझे ऊर्जा देती है राजनीति करने के लिए। ये बात अच्छी कही बड़ा शॉर्ट में और सार कह दिया पूरा कि योग नीति से राजनीति की ऊर्जा मिलती है। योग नीति आधार है राजनीति का, योग धर्म आधार है राजधर्म का। तो फिर वो अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म, अपना सेवा धर्म ठीक से निभा पाएंगे। यदि फिजिकल, मेंटल, इमोशनली फिट नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी।
फिजिकल डेफिशिएंसी की आप बात कर रहे थे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की, उनको मेंटल, इमोशनल और पॉलिटिकल डेफिशिएंसी हो जाएगी, कोई ना कोई चीज की कमी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी मुख्यमंत्री जी ने कही है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी जरूरी है जी, अगर योग हर किसी के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा तो बीमारियों का डर तो सताएगा ही नहीं, बल्कि अपने काम को करने में जो लगातार लोगों को मोटिवेशन की कमी होती है वो नहीं होगी और काम भी अच्छे से होगा। स्वामी जी, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोगों को तो प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है, और अभी एक दिन पहले ही हमने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कैसे कैंसर से बचा जाए उस पर बात की, उन उपायों को जाना। अब लोगों में कैंसर को लेकर जागरूकता आई है। स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हैं? तो एक तो बैठ करके मंडूकासन से लेके गोमुखासन तक, लेट के पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन थोड़ा कठिन पड़ता है, थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं, पेट पर जोर पड़ता है, प्रोस्टेट पर जोर पड़ता है थोड़ा। तो ऐसे कपालभाति के साथ, बिना ही कपालभाति के साथ ब्रेथ को होल्ड करके ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, और फिर हो सके तो नौकासन भी करें। थोड़ा ऐसे सारा लेके कर सकते हैं। यस, अब धीरे धीरे आपको, अभी तो 99 मार्क्स देंगे, फिर धीरे धीरे 100 मार्क्स दे देंगे आपको। ऐसे, और फिर ये ऐसे पैर पकड़ के ऐसे ये अभ्यास करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो ये अभ्यास जो है प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और इसी के साथ साथ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो बाद में तो सर्वांगासन और हलासन भी हो जाता है। इसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, आप उतना ही करना प्रमोद जी। हमारे महाराज जी तो मेरे साथ साथ पूरा सांस निभा रहे और हाँ चलो, अरे तो कर दिया मैं तो सोच रहा था मैं सहारा देना पड़ेगा, तो बिना सहारे के कर दिया। ताली बजाओ मैं प्रमोद सावंत जी के लिए। तो अब ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिस देश में रहते हो, तो ज्यादा ना हो तो बस मंडूकासन या योग मुद्रासन, दोनों में से भी कोई, या सुखासन में बैठ करके और ऐसे ही कर लिया। और प्रोस्टेट के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं सावंत जी, ऐसे तो हमारे यहां पर शाक सब्जियों की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में लौकी के शायद वो गुण नहीं लिखे हुए जो हमने देखे। लौकी से बीपी ठीक होता है, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव होते हैं, वेट कम होता है। लौकी के जूस में 11 से 51 पत्ते तुलसी के और 5 काली मिर्च, ये खास बात बताना चाह रहा हूं। 5 से 11 51 पत्ते धीरे धीरे तुलसी के, 5 काली मिर्च, ये लेने से प्रोस्टेट कैंसर अच्छा होता है। लौकी से लाओ, और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ एकदम नॉर्मल आ जाता है। कपालभाति तो करते ही ऐसे, और साथ साथ में पॉइंट भी दबा लेते हैं, ये हथेली के बीच में, यहां से, और ये सारे। अब बताओ, इतना करने से, और ये जो सिस्टोग्रिड डायमंड है वह खाली पेट, सिस्टोग्रिड डायमंड, पुनर्नवादि मंडूर और करक्यूमिन गोल्ड, एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट ले ले। और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका और संजीवनी बटी, इनका सेवन कर लेते एक एक गोली 3 बार। और गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इनका जूस, ये सप्तामृत, कई बार हमने बताया, ये इसकी कंप्लीट मेडिकेशन है प्रोस्टेट कैंसर की। इसमें सर्वाधिक लाभ करता है गोखरू का पानी। तो दिन भर गोखरू का पानी पिए, जब भी प्यास लगे। सामान्य पानी की जगह हम गोखरू का पानी पिला देते हैं, सामान्य अनाज की जगह जौ खिला देते हैं। अब तो मिलेट ईयर भी चल रहा है, और जो खाएं, मकई खाएं, रागी, बाजरा आदि लेते हैं ना, ये इससे फिर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोई भी ये डेफिशिएंसी नहीं होती मोटे अनाज खाने वालों को। और देखो, 1 घंटा चाहे सुबह बैठ जाए, चाहे दोपहर बैठ जाए, चाहे कभी भी सूरज की धूप में बैठ जाए,
जब मौका मिले तभी बैठ जाए और कम से कम कपड़ों में बैठें, जैसे मैं बैठा हुआ हूं। ये इतनी सी बात है। और मौका और तो स्वामी जी इंडिया टीवी लगाने का भी होता है रोज सुबह सुबह, लेकिन स्वामी जी हर किसी के बस में बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर किसी के बस में हर बात नहीं होती। कई बार माता पिता जाहिर है चाहते हैं कि उनकी जो अच्छी बातें हैं वो उनके बच्चे तक जाएं, लेकिन कई बार माता पिता की परेशानियां भी बच्चों तक चली जाती हैं, यानी जो बीमारियां जेनेटिकली ट्रैवल करके बच्चों तक जाती हैं। तो क्या प्रोस्टेट भी एक कोई जेनेटिक बीमारी है? ये क्या ट्रैवल करती है, बच्चों तक जाती है? और अगर ऐसा है तो इस चेन को कैसे तोड़ा जाए? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की तरह जेनेटिक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी होती है। जेनेटिकली सारे के सारे रोग होते हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो जेनेटिकली ना होती हो, क्योंकि माता पिता के ही दो पवित्र अंशों से, जिसको हम स्पर्म और ओवम कहते हैं, रज और शुक्र कहते हैं, जो हमारा शरीर बना है। डॉक्टर साहब आप ही बताओ किन किन तत्वों से बना है आपका जो है मेडिकल के का जो पुनरावृत्ति हो जाएगी आपके नॉलेज की। पंचमहाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, जल, वायु और आकाश, इस पंचमहाभूतों से अपना शरीर बना हुआ और है। धातुओं में? और धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। इस अस्थि, मज्जा और शुक्र अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस सप्त धातु से अपना शरीर बना हुआ है। और इसमें असंतुलन आ जाए तो? असंतुलन आ जाए तो व्याधि हो जाएगी। तो बाद में आयुर्वेद का सूत्र बोलो, समदोषा समाग्निश्च। तो ये समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन, स्वस्थ इत्यभिधीयते। क्या बात तो ये तो गड़बड़ आ जाती है ना। ये वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज और उसके आगे फिर ओज। अब ये गड़बड़ी जो है उसको ठीक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता योग। और आहार का संतुलन, युक्ताहार विहार से युक्त, चेष्ट से कर्म से युक्त, स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। तो हुसैन भाई जो आपने पूछा उसका उत्तर यह है, यद्यपि जेनेटिकली प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है, बीपी, शुगर, थायराइड आदि की तरह, ओबिसिटी आदि की तरह, कैंसर की तरह, लेकिन हम 100-200 साल पहले जाकर के देखें तो हमारे सभी पूर्वजों का डीएनए, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, प्रोस्टेट कैंसर आदि की बीमारियां नहीं थी। तो हम जब योग करते हैं तो जो हमारा पुराना डीएनए है, पुराना आरएनए प्रोटीन है, जो हमारा फोर फादर्स का, अपने पूर्वजों का जो डीएनए, उससे हमारा डीएनए मैच कर जाता है। हम ये योग जो है ना अपने जड़ों से हमें जोड़ता है। ये है खास बात, जड़ों से जोड़ता है, बीमारियों को जड़ से मिटाता है, उनका जो कारण है उसका निवारण करता है, सिस्टम को अच्छा करता है और सिम्टम्स तो अच्छे हो ही जाते हैं। फिर ये सिस्टेमिक इलाज भी है, सिम्टोमेटिक भी है। तो जब हम जड़ों से जुड़ते हैं और जो हमारी जड़ें हैं वो निरोगी हैं, हमारे 100, 200, 500, 1000 साल पहले, क्योंकि ये तो हमारा जो डीएनए है ये तो पीछे से ट्रेवल कर रहा है, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरीज हैं। एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स का संघात, कंपोजिशन है। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स एंड एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स। उन सारे सेल्स को, उसके जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, उनके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स को, माने जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी अच्छा करना है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, मतलब स्वामी जी ये दो सबसे बड़े उसके साधन हैं। और साथ में प्राकृतिक जीवन पद्धति, तो फिर जेनेटिक कैंसर को भी टाला जा सकता है, जेनेटिक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को भी टाला जा सकता है। ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे। मतलब स्वामी जी बीमारियों की इस चेन को जो जेनेटिकली ट्रैवल होती है, योग प्राणायाम से हम बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और आपकी कई मुझे बात याद आ रही है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, और आप कहते हैं कि कैसे 99% रोग जो हैं वो सिर्फ प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं। अब स्वामी जी ऐसे में जो लोग योगासन नहीं कर पा रहे हैं, योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम या फिर प्रोस्टेट प्रॉब्लम से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कौन कौन से प्राणायाम हैं जो कारगर साबित होंगे? एक तो सूक्ष्म व्यायाम, जो ज्यादा योगाभ्यास न कर सके, सूक्ष्म व्यायाम और
सूक्ष्म व्यायाम हाथों का, पैरों का, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम। अब देखो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम भी हो रहा है। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Less physical activities, less yoga practice, unhealthy food, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे और प्राणायाम इतना ही करके हम सब रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और मैंने देखा है, मैंने 70, 80, 90 साल के बड़े बुजुर्गों को, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, हमने खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करा करके उनको अच्छा किया है। यह महिमा है प्राणायाम की। 99% रोग इससे दूर हो जाते हैं। और थोड़ा खान पान में तब्दीली, चेंज ले आए, बदलाव ले आए, क्योंकि आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है और विचार से हमारा जो इमोशनल स्ट्रक्चर है। हमारा दो ही तो जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक हमारा भावनात्मक जीवन है। तो भौतिक जीवन आहार से और हमारा भावनात्मक आध्यात्मिक जीवन विचार से ड्राइव होता है। तो आहार आधार है हमारे शरीर का और विचार आधार है हमारे मन और आत्मा का। तो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, भस्त्रिका, ये 10-20 मिनट करा देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, आपको मैंने यहाँ शालिनी जी के, ये जो है हमारी बहादुर बेटी के, क्या नाम बताया, दुर्गा जी का उदाहरण दिया। ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत कर लें तो हमने तो सैकड़ों हजारों उदाहरण तो अभी तक इन पिछले लगभग 3 सालों में इंडिया टीवी पर ही हमने दे दिए हैं कैंसर के भी। तो अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस योग को अपनाएं। योग से, यज्ञ से, जो हमारी श्रद्धामयी बहन इधर यजन कर रही है, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास बड़ा महिमाशाली है। सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करें, सप्ताह में एक बार बस्ती जरूर करें, सप्ताह में एक बार नस्य अवश्य करें। ऐसे कुछ चीजों को साप्ताहिक तौर पर ही कर ले, तो फिर जिंदगी में किसी कैंसर का और कोई भी रोग का प्रश्न ही नहीं रहता। देखो कैंसर क्या, बस 1 मिनट की बात है। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस नहीं होता है। कैंसर में कोई एक ऑर्गन विशेष की क्रिया बाधित नहीं होती है। अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने ही शरीर के नियंत्रण में नहीं रहती। अथ योगानुशासन, अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपना मन जब अपने अनुशासन में नहीं रहता तो हमारे सेल्स का जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो डगमगा जाता है। और वो कपालभाति से, वो अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से और सात्विक आहार से ठीक हो जाता है। ये इसका पूरा विज्ञान तो है। जो योग अपनाएगा वो डगमगाएगा नहीं, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है स्वामी जी, उनको कैंसर का खतरा नहीं रहेगा कि रोजाना सुबह इंडिया टीवी लगा लिया जाए और जो थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं वो अपने सवाल हम तक पहुंचा दें। आपके सवाल हम शामिल करके आपकी परेशानी का हल आपको दे देंगे। और पहला सवाल स्वामी जी आज हमने लिया है विशाल का। फैटी लीवर की परेशानी उनको है और डाइजेशन भी उनका ठीक नहीं रहता, तो कौन से योगाभ्यास करें जिससे उनको फायदा हो? तो योगाभ्यास तो फैटी लीवर के लिए और डाइजेशन के लिए वही है, विशाल जी के लिए भी और सबके लिए भी बताना चाहूंगा। जो हमने मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन से लेकर के पवन मुक्तासन तक ये तो अभ्यास करें। और फैटी लीवर के लिए लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें, सर्वकल्प का काढ़ा पी लें और नियमित योगाभ्यास के साथ ये भी ध्यान रखिए जंक फूड, ये फास्ट फूड, इससे बचना ही पड़ेगा। और पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, अब ये मुख्यमंत्री होने के साथ आयुर्वेद के डॉक्टर भी ने सबसे अच्छा क्या है खान पान साहब पेट के रोगों में? एक तो शाकाहार है, सलाद, ग्रीन सलाद है, और जब भूख लगने पे ही खा जाए, भूख लगने पे न खा जाए। हाँ, बस ये तो यानी पहले वाली बात है। जब तक हमारा
अग्नि मंद है। हाँ, अग्नि जब मंदाग्नि। तक प्रदीप्त नहीं होगा तब तक हम नहीं खाएं, यही उचित रहेगा। और जितना चाहे उतना ही खाए, उससे ज्यादा न खाए। ऋत भूख हित भूख मित भूख, क्या बात है। जठाग्नि के इसका बगैर डॉक्टर साहब पास हो रहे हैं हर परीक्षा में। बहुत शानदार। और अनार, गाजर, चुकंदर, ये जो सलाद आदि हैं, अंकुरित आदि हैं, ये अच्छी चीजें हैं। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। ऋत भूख हित भूख मित भूख, में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और फैटी लिवर यदि 4th ग्रेड का भी है तो 1 से 2 माह लग सकता है, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। फैटी लिवर, फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस, और बाद में लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल राहुल का है। अपने पापा के लिए चिंतित हैं और उनके लिए उन्होंने प्रश्न भेजा है। राहुल का कहना है कि इनके पिताजी को पिछले कुछ सालों से घुटने में चोट आई थी और उस चोट में आज भी दर्द उठता है। तो क्या उपाय करें, ये जो दर्द हो रहा है वो दूर हो जाए? तो देखो, राहुल के पिता के दर्द के लिए एक तो है ना, ये पीछे के ये पॉइंट है ना, डॉक्टर साहब इधर तो देखो, आपका तो हो नहीं रहा, वैसे बता रहा हूं, दूसरों को बताने में ज्यादा समझ में आ जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पीछे के, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये तो कमर के लिए। और ये जो बीच वाले हैं, ये घुटने के लिए। ये वाला जो है, ये घुटने और कमर दोनों के लिए। और ये जो ये वाली अंगुली है, इसके टॉप पर और इसके मूल में दबाते हैं, ये पूरे पैर के दर्द के लिए। और साथ में घुटने के लिए ये एक्सरसाइज भी करें। घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। या फिर ऐसे कर लेना, ऐसे, या फिर जो है पूरा बटरफ्लाई कर लेना, धीरे 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 धीरे। या कुर्सी पर बैठ करके ही घुटने को थोड़ा ऐसे मोड़े, सीधा करें थोड़ा। हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारे जो मुख्य जो है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मिनिस्टर भी है, मेरे से बोले जी मेरे घुटने में भी थोड़ी गड़बड़ हुई, मैंने तो यही पैर हिलाना शुरू किया, थोड़ा कपाल भाती, अनुलोम विलोम किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, बच गया। और ज्यादा ही दर्द हो तो जानू बस्ती कराते हैं, इसके ऊपर जानू बस्ती और श्रृंगी चिकित्सा करा देते हैं। तो पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में आ जाए, एक ही दिन में दर्द दूर कर देंगे। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिप, ट्रेडिशनल मेडिसिन में खाने के पहले पुनर्नवादी मंडूर, खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, सिंहनाद, जो गुग्गल होते हैं ना, त्रयोदशा गुग्गल, ये बड़े जबरदस्त होते हैं। एकदम से ठीक हो जाएगा घुटने के दर्द, घोड़े की तरह दौड़ेंगे राहुल के पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। बस दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें, बाय बादी की चीजें ना खाएं। और जानू बस्ती भी कमाल है स्वामी जी। बहरहाल अगला सवाल अपूर्वा का है। उनके पापा का प्रोस्टेट 96 हो गया है और हाई बीपी भी उनको है, तो अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखो, प्रोस्टेट के लिए तो हमने पहले बताया प्रोस्टोग्रेट लेंगे और गोखरू का पानी पिएंगे, गोखरू का और जौ का पानी पिए। और साथ में ही अपूर्वा के पिता का प्रोस्टेट जो 96 हो गया ना, वो कपालभाति करेंगे धीरे धीरे, 1-1 घंटा सुबह शाम, और अनुलोम विलोम करेंगे। तो कपालभाति से प्रोस्टेट अच्छा होगा, अनुलोम विलोम से बीपी ठीक होगा। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत भी कर लें। आप लोग भ्रामरी उद्गीत करो जी, पूज्य महाराज जी, ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी और हमारे प्रमोद सामंत जी, ये हमारे योगी, कर्मयोगी और उपयोगी मुख्यमंत्री हैं। भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतकारी, इससे बीपी ठीक हो जाता है। और बीपी ज्यादा ही बढ़ जाए तो हम मुक्कावटी और बीपी ग्रेड दे देते हैं, उससे तो पूरा ही परमानेंट क्योर हो जाता है बीपी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। राहुल के पिताश्री तो अच्छे हो ही जाएंगे। स्वामी जी, देखिए मौसम बदल रहा है और ऐसे में बहुत से लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो रहा है, गले में खराश हो रही है। मैं खुद बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, वायरल भी हो रहा है। तो ऐसे में इस बदलते मौसम में अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें? सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश और कई बार चेस्ट कंजेशन हो जाता है, उससे कैसे बचें? ये आपने अच्छा पूछ लिया। ये बदलते मौसम में ये दिक्कत बहुतों की हो रही है, तो आपने लाखों करोड़ों लोगों को समाहित कर दिया एक ही प्रश्न में, मीनाक्षी ज्योत्सना जी। भस्त्रिका के साथ साथ अणु तेल से सुबह नशे करें।
अणु तेल, सरबिंदु तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, आलमंड के साथ साथ हमने वॉलनट ऑयल भी उपलब्ध करा दिया। ज्योतिषमती का तेल, उससे नस्य करें। या अपने घर में सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उसको थोड़ी देर पका ले उसमें, और फिर उसको थोड़ा गुनगुना नाक के अंदर डाल लें। खाली पेट श्वासारी गोल्ड या श्वासारी वटी खाने के बाद ब्रोन को, और गले में छोटा मोटा इरिटेशन तो जो है वो कंठामृत से ही दूर हो जाता है। कैसा लगा सुबह? बहुत अच्छा था। तो हमारे पूज्य महाराज जी ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा दही, छाछ, खट्टी चीजों से बचे, और ये दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले ले, और प्राणायाम मेरी तरह से कर ले, और दौड़ लगा ले जैसे हम सुबह दौड़ रहे थे। मैं तो रोज जो है करीब 3 से 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ साहब। मैं कहता हूँ जो सुबह जागेगा और सुबह भागेगा उसको कोई रोग नहीं हो सकता। जो जागा और भागा वो अभागा कैसे रहेगा? तो सुबह उठ करके जागे, भागे, और 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले। इंडिया टीवी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपचार है। सही उपचार और सही समाचार देखना हो तो इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ सुबह से शाम तक। ठीक है स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आपके जो नुस्खे वाला जो आपका पिटारा, उसमें क्या खास है, आप जरा उसकी तैयारी करें, और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूंगा। बीपी, शुगर हाई, वजन हुआ कम, फैटी लिवर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, सिरोसिस जान पर भारी, 15 दिन में लिवर बचाने की यौगिक तैयारी, योग गुरु देंगे हेल्दी लाइफस्टाइल का मंत्र, नहीं आएगी लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगाकर बैठ जाइएगा अपनी मैट के साथ और अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिएगा। स्वामी जी, तो आज क्या तैयारी हो रही है, क्या बन रहा है? देखो, जो हम बता रहे थे ना, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक तो ये धनिया और गोखरू, ये गोखरू बहुत ही हेल्दी है, और ऐसे ही ये गोखरू हमने पूरे देश को भी उपलब्ध करा दिया। पहले ये गोखरू 50 रुपए किलो अधिकतम मिल जाया करता था। आजकल ये कांटे होते हैं, इसमें हाथ में लग जाता है। ये गोखरू मूत्र रोगों के लिए आयुर्वेद में आपने भी पढ़ा है, मूत्र रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या है? गोक्षर मूत्र रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि का है। और ये आमल की सबसे बड़ा रसायन आयुर्वेद में क्या कहा है? चरक संहिता में आंवला। तो ये तो आप खाओ ऐसे ही खा सकते हैं। हाँ, कितना मजा है इसमें। तो ये आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, तुलसी, नीम, ये सब हल्दी और गिलोय, इसका जूस बना करके और ये हम पिला देते हैं, तो ये इसके लिए परम औषधि है। और जो ये जूस पिएगा, अब उसको कैसे कोई प्रॉब्लम रह सकती है? और ये अंकुरित, ये महाराज जी आपको खाना है और जो है ये जूस तो हम सब मिलकर के पी लेते हैं, हमको किसी को कैंसर नहीं है। आयुर्वेद में 2 चीजें हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इतना तो आप पियो, और महाराज जी थोड़ा सा आपको पीना है, बाकी हम पी लेंगे। तो ये जो पिएंगे और रोज योग करेंगे, उनको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। एक बार प्रमोद सावंत जी का भी पूरा अभिनंदन है, हमारे योगी मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति गौरव ही नहीं रखते, उसको आगे बढ़ाने में भी। आप गोवा में क्या करना चाहते हो? बाकी अपने राजकाज के साथ साथ गोवा तो हमेशा के लिए सन, सैंड एंड सी इसके लिए जाना गया है। अच्छा। लेकिन इससे आगे हम गोवा में वेलनेस टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। ये आगे के भारत की एक बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम 18 तारीख, 19 और 20 3 दिन के लिए गोवा में रखा हुआ है, और 3 दिन मिरामार बीच पे एक कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि जैसे सुबह में आस्था चैनल पे और बाद में इंडिया टीवी चैनल पे बाबा रामदेव जी गोवा से मिरामार बीच से
यानी योग करेंगे तो गोवा भी जानेंगे, मिरामार बीच भी जानेंगे। और अब गोवा को ये स्पिरिचुअल राजधानी बनाना चाहते हैं भारत की, ये जी सपना हाँ, है। जी हाँ। तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।